Hello dear student, welcome to my YouTube channel Learn Physics with Deepak sir. तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर पे क्लास 11 की बात करेंगे और जो हमारा टॉपिक रहेगा एज वी नो दैट कि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं मैथमेटिकल टूल। मैंने कहा था अगर टूल्स आएंगे तो आप फिजिक्स को खोल पाओगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 रहेगा वो किस पे होगा? फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसका नाम क्या है? फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। अब फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट पे आने से पहले हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स आई कहां से। तो इन चीजों के बारे में आज इस लेक्चर पे जनरल में इंट्रो दूंगा आपको, ठीक है। और जो आपका सिलेबस भी रहेगा जेके बोर्ड का हो गया, सीबीएसई के वे से देखेंगे तो दोनों में ये चैप्टर एनसीईआरटी का पहला चैप्टर ही यही होगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर अच्छे से कंसंट्रेट करना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आज करूंगा साइंस की, शॉर्टकट में लिखूंगा थोड़ा सा। तो देखो साइंस होती क्या बेसिकली। साइंस अगर हम बात करें, साइंस एक वर्ड से जनरेट हुआ है जिसे कहते हैं साइंटा, SCI, साइंटा। तो देखो SCINTA, सेंटा, विच मीन्स टू नो, जिसका मतलब होता है टू नो। अब ये ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड में कहो कि साइंस का लैटिन वर्ड क्या होता है? सेंटा, जिसका मतलब होता है टू नो। और अगर हम इसी को संस्कृत की बात करें, संस्कृत की अगर हम बात करें, संस्कृत में अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो वर्ड मीनिंग होता है उसका मतलब होता है विजना, विजनाना, ठीक है बच्चे। अगर संस्कृत देखो, लैटिन में अगर हम बात करें तो सेंटा है, सेंटा, सेंटा। संस्कृत में अगर बात करेंगे तो विजनाना होगा। और अरबिक में अगर हम बात करेंगे, अरबिक में साइंस को जो वर्ड जनरेट किया गया है, जैसे सेंटा है वैसे है इलम। इन विजनाना हो गया, इलम हो गया, इन दोनों का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड, याद रखना, नॉलेज, ठीक है बच्चे। मीन्स साइंस का मतलब क्या हो गया? एक साइंटिस्ट सेंटा से जनरेट हुआ है जिसका मतलब होता है टू नो। संस्कृत में अगर हम देखें ये वर्ड कहां से लिया गया है? विजनाना से। अरेबिक में अगर हम देखें तो इस कहां से लिया गया है? इलम से। और जिसका मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ठीक है। सेंटा का मतलब हो गया टू नो, इन दोनों का मीनिंग क्या हो गया? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि साइंस जो आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से, साइंस इज अ सिस्टमैटिकल नॉलेज gained by man through various experiment and observations, ठीक है। अब क्या होगा, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, मैं जनरल चीजें बता रहा हूं आपको। साइंस जो है ये दो टाइप्स की, एक को कहते हैं फिजिकल साइंस और एक को कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। अब देखिए बच्चे, फिजिकल साइंस एक ऐसी साइंस होती है जिस पे आप डील करते हो, डील विद नॉन लिविंग थिंग्स। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी आ गया, जियोलॉजी आ गया एंड एक्सेट्रा। इसी तरीके से बायोलॉजिकल साइंस एक ऐसी साइंस होती है जिस पे हम क्या करते हैं? डील करते हैं, एंड डील्स विद, किसके साथ डील करोगे? लिविंग थिंग्स के साथ, और लिविंग थिंग्स। तो बच्चे लिविंग थिंग्स में हमारे पास इसके अंदर क्या आ गया? जूलॉजी आ गई, बॉटनी आ गई एंड सो ऑन, जो भी हो गया आ गया, एंटोनॉमी वगैरह व्हाटएवर जो भी होगा। तो यहां पर मेरा ये समझाने का मतलब क्या है कि साइंस के अंदर ही ये चीज आती है। जो हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो फिजिक्स किस साइंसेस के अंदर आती है? अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? फिजिकल साइंसेस। और इसी में हमारा टॉपिक रहेगा आज का कि व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। तो देख लीजिए, आप ये पता चल गया होगा, फिजिकल साइंस डील विद नॉन लिविंग थिंग्स, बायोलॉजिकल डील विद लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है फिजिक्स। देखो हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स,
तो हम फिजिक्स पे बात करेंगे। और आप ध्यान देना, अब जो भी हम पढ़ेंगे सारा नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स के मतलब के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ध्यान देना इधर अच्छे से। तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चे, देखो व्हाट इज फिजिक्स। आज का जो टॉपिक होगा आपका टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है बेसिकली बच्चे? फिजिक्स जो है ना ये एक वर्ड से जनरेट हुई है, जिसे कहते हैं, जो वर्ड होगा उसे कहते हैं फिजिक्स, जिसका मतलब होता है नेचर एंड। तो हम यहां से इसी कंप्लीट डेफिनेशन कहते हैं द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। देखो जो सारे बच्चे डेफिनेशंस याद भी करते हैं, रेड भी लेते हैं, ये वो डेफिनेशन है कि फिजिक्स एक वर्ड से जनरेट हुआ है जिसे कहते हैं फिजिक्स, जिसका मतलब होता है नेचर। तो स्टडी ऑफ नेचर, नेचर फिनोमेना इज कॉल्ड एज फिजिक्स। ठीक है, इन अदर वर्ड अगर और भी हमें एक दो डेफिनेशन लिखवाता हूं, फिर मैं आपको इसको अच्छे से मतलब समझाता हूं। इससे हम ये भी कहते हैं कि फिजिक्स इज द लॉ एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। तो मैंने आपको क्या कहा, यहां से हम क्या कह सकते हैं, इट इज द लॉ एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द व्हाट, दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। ठीक है बच्चे, ये भी इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं। और एक बहुत सी सिंपल डेफिनेशन मैं आपसे कहूंगा जो कह सकते हैं फिजिक्स के बारे में, इट टेल अस व्हाई एंड हाउ थिंग बिहेव एज दे डू एंड हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर्स ऑफ थिंग्स। तो मैंने क्या कहा, पहले बच्चे ध्यान देना, मैंने कहा इट टेल्स अस हाउ एंड व्हाई things behave as they do, that help, ठीक है ना, and help us to predict the future things। अब मैं इनका मतलब समझाता हूं। मैंने कहा आपको कि स्टडी ऑफ नेचर, नेचर फिनोमेना इज कॉल्ड एज फिजिक्स, इट इज द लॉ एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना इधर अच्छे से। ये कहा मैंने लॉ एंड प्रिंसिपल। इस डेफिनेशन की क्लियर मीनिंग इन दोनों डेफिनेशन का सबका सेम ही ऑलमोस्ट। कहती ये है फिजिक्स कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी फिनोमेनास होते हैं उन्हें समझने के लिए जो लॉज और जो प्रिंसिपल यूज किए गए होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। मींस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए लॉज का यूज होता है और उनके प्रिंसिपल्स का यूज होता है, वही हमें को कहती है फिजिक्स कहती है। मतलब फिनोमेना अगर आपसे पूछे कौन से, देखो जैसे आपके पास सिंपल में अगर बात करूंगा, रेनबो काज होता है, किसकी बदौलत है, फिजिक्स की बदौलत। वॉल्केनिक करप्शन है, कौन बताता है, फिजिक्स बताती है भाई। तो एज ए देयर आर सो मेनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, वो भी कौन डील करवाता है, फिजिक्स कराता ना। उन्हें पढ़ते कैसे हो, यही तो लॉज है ना जो फिजिक्स हमें बता रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स। मीन्स ये हुआ कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं उनको समझने के लिए जो लॉज और प्रिंसिपल यूज्ड हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, किसकी बदौलत हो रहे हैं, फिजिक्स। और इसके बाद मैंने कहा कि फिजिक्स क्या करती है, हमें बताती है हाउ एंड व्हाई, और प्रेडिक्ट क्या करती है, फ्यूचर को। कैसे, देखो कैसे हमें क्या बताती है। देखो हम यहां पर सपोज करो मेरे पास एक स्टोन है, फिजिक्स क्या कह रही है, ध्यान दो अच्छे से। मेरे पास एक स्टोन है, नीचे गिरा, बात होती है कैसे गिरा, क्यों गिरा,
और अगर इनके पीछे का रीजन पढ़ना जाओगे तो किसने बताया आपको? फिजिक्स ने बताया कि अगर एक एप्पल है नीचे गिरा, किसकी वजह से गिरा? ग्रेविटी की वजह से गिरा। क्यों बोलते हैं ना, क्यों गिरा? और हाउ की अगर हम बात करेंगे कि ऊपर से अगर नीचे गिरा तो किस स्पीड से गिरा, क्या वेलोसिटी थी उसकी, तो उसके लिए आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस दिया गया है, v इक्वल टू यू प्लस एट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस हम उनके वेलोसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेडिक्ट द फ्यूचर्स थिंग्स, तो कहने का मतलब यही हो गया कि अगर एक पेड़ से कोई भी चीज नीचे गिर रही है, जरूरी नहीं है पेड़ से गिर रही है, किसी हायर बिल्डिंग से भी तो नीचे गिर रही होगी ना। तो अगर हायर बिल्डिंग से भी कोई चीज नीचे गिरेगी तो हमेशा हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि हायर बिल्डिंग के ऊपर जाना पड़ेगा, वहां से मुझे ड्रॉप करनी पड़ेगी चीज को, तो इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या हो गया, फ्यूचर रिजल्ट्स पता चल गए ना कि हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करना है। तो इस तरीके से फिजिक्स में करती है, इट टेल अस हाउ एंड व्हाई थिंग्स बिहेव एज दे डू एंड हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर्स थिंग्स। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फिजिक्स का कंप्लीट मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचर फिनोमिना। अब नेचर और नेचर फिनोमिना पता चल गए होंगे, कौन कौन से हैं पता चल गया बच्चे अच्छे से। तो इसे जल्दी से फिजिक्स की डेफिनेशन को राइट डाउन कर दीजिए। अब हम बात करेंगे फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स हमारे पास फिजिक्स के होते हैं कुछ, टू फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। बट उससे पहले हम एक छोटी सी बात कर देते हैं कि फिजिक्स रिलेटेड विथ मैथ, हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड विथ मैथमेटिक्स। तो बच्चे अगर हम बात करें, हम सबको पता होना चाहिए कि जो मैथ्स है ना वो एक बैकबोन है फिजिक्स की। मैंने पहले भी कभी ये स्टेटमेंट बोली हुई है, हम यहां पर लिख सकते हैं कि मैथ्स इज अ बैकबोन ऑफ फिजिक्स। या हम ऐसा कह सकते हैं कि फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। फिजिक्स जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है विदाउट मैथमेटिक्स। मैं ऐसे भी कह सकता हूं फिजिक्स is incomplete without mathematics। कैसे? देखो, अगर हम फिजिक्स को पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स की थ्योरी को कंक्रीट वे में पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल कंसेप्ट होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिजिक्स के अंदर मैथ्स तो बहुत क्वांटिटी में यूज हो रहा है ना। अगर मैथ्स नहीं होगा तो फिजिक्स को हम नहीं समझ पाएंगे। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि फिजिक्स की इंपॉर्टेंस मैथ के साथ तो है ही है, बट मैथ को भी समझने के लिए फिजिक्स का काफी ज्यादा रोल है। तो यहां से हमें ये समझ आती है, अगर फिजिक्स नहीं होती तो मैथ जो होता वो क्या होता, जॉबलेस होता। तो हम यहां से कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज जॉबलेस विदाउट फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज जॉबलेस विदाउट फिजिक्स। कोई पूछे क्यों? भाई देखिए, अगर मेरे पास थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं होगा तो हम वहां से आगे सपोज ये नहीं 1 + 1 2 कर दिया, ऐसा नहीं है। तो आगे काफी वे में अगर हम काफी लार्ज स्टडीज की अगर हम बात करें, ग्रेजुएशन की बात करें, मास्टर्स की बात करें, तो वहां पर हर एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती है। तो अगर फिजिक्स के कंसेप्ट ही नहीं आते तो आगे डेरिवेशंस ही नहीं बन पाती। अगर डेरिवेशंस ही नहीं बन पाती तो मैथमेटिशियंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, कैसे बोल सकता है कि ये मैथमेटिकल, अगर हम बात करें इसका रोल फिजिक्स के अंदर काफी ज्यादा है। तो बच्चे देखिए, अगर स्पेस के अंदर कुछ भी हमारे पास स्पेसक्राफ्ट में काफी साइंटिस्ट वगैरह लोग जाते भी हैं, तो वहां पर ये नहीं कि खाली फिजिक्स के एस्ट्रोनॉमर्स ही जाते हैं, उनके साथ क्या होता है, मैथमेटिशियंस भी होते हैं। क्यों होते हैं? कि वहां पर भी काफी अमाउंट ऑफ जो इक्वेशंस को होता है वो सॉर्ट आउट करना होता है। देयर आर बिग चैलेंजेस फेसिंग एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। तो वहां पर मैथमेटिशियंस की काफी हेल्पफुल होता है फिजिक्स के लिए। तो हम यहां से कह सकते हैं कि फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट
मैथमेटिक्स, और या हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स इज जॉब दैट्स विदाउट फिजिक्स। बेसिकली यार ये मैं अपनी लैंग्वेज में बच्चों आपको समझा रहा हूँ कि ये है क्या बेसिकली। अब आपको अगर पूछे कि फिजिक्स से मैथ्स कैसे रिलेट करिए तो आप इसे बता सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं किस पे, मैंने अभी आपको क्या कहा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स। हम ऐसा कह सकते हैं 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। बच्चे प्रिंसिपल का मतलब तो सबको पता होगा ना, असूल जिसे हम कहते हैं, बट यहां पर हमारे पास याद ना वो जो दो हमारे पास वर्ड होंगे, एक को हम नाम देंगे यूनिफिकेशन और दूसरा हमारे पास जो दूसरा प्रिंसिपल फंडामेंटल उसे कहते हैं रिडक्शन। अब हम क्या करेंगे, पहले यूनिफिकेशन की बात करेंगे, फिर हम किसकी बात करेंगे, रिडक्शन की बात करेंगे। अब देखो अगर हम बात करें यूनिफिकेशन की, इसमें क्या होता है कि यूनिफिकेशन के अंदर आप बहुत से वेरियस फिनोमिना अटेम्प्ट करके कुछ छोटे से लॉ को, मतलब फ्यूज लॉ को यूज करके डिफरेंट फिनोमिना को समझ सको। मींस अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन various phenomena through few laws। सॉरी, अब देखिए कैसे स्टेटमेंट हम बोलते हैं कि यूनिफिकेशन ऐसा होता है। मान लीजिए आपके पास ये ग्राउंड है, बात को समझना अच्छे से, ये ट्री है, बात आ गई यहां पर एक एप्पल लगा हुआ है, जब वो सेब एप्पल यहां से गिरेगा नीचे जमीन पे, ठीक है, मतलब फ्री फॉलिंग ऑफ बॉडी, हम ऐसा कह सकते हैं फ्री फॉलिंग ऑफ बॉडी। एक कंसेप्ट ये आ गया, एक फिनोमिना ही हुआ ना। दूसरा फिनोमिना मान लीजिए काफी ज्यादा मोशंस ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट्स। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड व्हाट, अराउंड द प्लैनेट्स। या हम ऐसा कह सकते हैं कि सन के इर्द गिर्द क्या होता रहता है, प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं। अब ये सारे के सारे फिनोमिना को समझाने के लिए हमारे पास ये एक लॉ दिया गया जिसे कहा गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास फिजिक्स के अंदर जो प्रिंसिपल यूनिफिकेशन है, ये क्या कहता है कि हम डिफरेंट वेरियस फिनोमिना को समझ सकते हैं, कुछ लॉज को बनाया हुआ है फिजिक्स में। फ्यू लॉज में लिखा हूं, सॉरी यहां पर लिखा था फ्यू लॉ। तो यहां पर देखो ये आ गया एक फिनोमिना, ये आ गया दूसरा फिनोमिना, और भी बहुत से फिनोमिनाज होंगे। उन फिनोमिनाज को समझने के लिए हमारे पास देखो एक ही लॉ दिया गया, तो कितना कंपाइल हो गया ना चीज। तो यूनिफिकेशन का मतलब समझ आ गया होगा, काफी ज्यादा फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करती है फिजिक्स के अंदर कुछ ही लॉज में। तो ये है यूनिफिकेशन का मतलब। अब हम बात करेंगे रिडक्शन। भाई साथ साथ लिखते रहो नोटबुक पे, पास करके वीडियो को। अब मेरे पास आएगा क्या, रिडक्शन। देखो अगर रिडक्शन की हम बात करें तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या हो गया हमारे पास। अब यूनिफिकेशन का मतलब हो क्या, डिफरेंट फिनोमिना को समझना, कुछ लॉज को, एक ही कुछ लॉज सिंपल लॉ में, और भी बहुत से लॉ हैं जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आ गया, बहुत सी चीजें मैग्नेटिक फोर्स वहां पे पढ़ी जाती हैं। मैं एक ही छोटी सी एग्जांपल लेके आपको मैंने यूनिफिकेशन का मतलब समझाया। अब हमारे पास आता है रिडक्शन। तो रिडक्शन इसका कुछ इनवर्स वे में ही है, टू स्टडी अ लार्ज सिस्टम, ठीक है।
मान लीजिए मतलब क्या होगा इसका रिडक्शन का, टू स्टडी अ लार्ज सिस्टम। मतलब क्या होगा इसका, मुझे नहीं समझ आई। देखो क्या होता है, आपके पास एग्जांपल से समझाऊंगा, अच्छे से समझ आएगा। तो रिडक्शन के अंदर क्या होता है, अब देखो एग्जांपल देते हैं। अगर मेरे पास क्या है, सपोज करो आप क्या करते हो, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हो। आपके पास ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर को समझने के लिए आप क्या करते हो, आपको पता होता है उसमें आर्मेचर होता है, रिंग्स होती हैं, और भी रिंग्स होगी, बैटरीज होगी। तो आप ट्रांसफार्मर को समझने के लिए एक सिस्टम को लेते हो और उस सिस्टम को क्या करते हो, लार्ज अमाउंट में उसको स्टडी करते हो। तो रिडक्शन एक ऐसा ही फिनोमेना होता है, हम ऐसा कह सकते हैं, तो स्टडी अ लार्ज सिस्टम। दोनों का मतलब समझ आ गया होगा कि मतलब इलैबोरेशन करके किसी भी चीज सिस्टम को समझना, पढ़ना, उसे कहते हैं रिडक्शन। और काफी ज्यादा फिनोमेना को बाइंड करके एक सिंपल लॉ में समझना, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफिकेशन। तो ये दोनों बेसिकली टू फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको समझ आ गए होंगे फिजिक्स के अंदर। अगर आपसे कोई भी पूछता है, ये सारा का सारा मैं फिजिकल वर्ल्ड में बता रहा हूं भाई, मेजरमेंट की बात नहीं कर रहा मैं। अब आपके पास आता है स्कोप एंड एक्साइटमेंट, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट लेक्चर हम देख रहे हैं, लास्ट टॉपिक स्कोप एंड एक्साइटमेंट। देखो पहले मैं बात करूंगा स्कोप की, फिर मैं बात करूंगा एक्साइटमेंट की। स्कोप और एक्साइटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कोप की। स्कोप अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स की बाउंड्री कंडीशंस, मतलब हमारे मतलब 11th के अंदर हमें फिजिक्स को कहां कहां तक पढ़ना है, 11th 12th के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्कोप। स्कोप क्या होता है, बाउंड्री कंडीशंस। तो अगर स्कोप की हम बात करें फिजिक्स की, तो ये हमारे पास दो लेवल्स पे हम बात कर सकते हैं। एक हमारे पास आता है मैक्रोस्कोपिक लेवल, एक आ गया माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो बच्चे अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक लेवल, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल डील विद लार्ज ऑब्जेक्ट, बिग ऑब्जेक्ट्स। और बिग ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकेनिक्स के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, हम ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब क्या होता है बच्चे, आपके अंदर क्लास की 11th के अंदर आप मैकेनिक्स के बारे में पढ़ोगे, ये क्लास 11th के अंदर आता है, और ये दोनों चैप्टर आएंगे क्लास 12th के अंदर। बेसिकली ये जो मैकेनिक्स है, इस मैकेनिक्स के अंदर ही आपके पास आ जाएगा मोशंस, पूरा चैप्टर होगा मोशंस, जिसमें आ जाएगा लॉज ऑफ मोशन आ जाएगा, वर्क एनर्जी पावर आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, आपके पास वर्क आ जाएगा, तो और भी बहुत से चैप्टर्स आ जाएंगे। ये सारे किसके अंदर आएंगे, मैकेनिक्स के अंदर। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आ जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर आ गया, थर्मोडायनेमिक्स आ गया, ठीक है। और इसमें मैकेनिक्स में और भी चीजें आ गई, जैसे ऑसिलेशंस आ गया, वेव्स आ गया। तो ये हमारे पास आ गया मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इसका स्कोप, जो अगर फिजिक्स की हम बात करें तो 12th के अंदर ऑप्टिक्स आ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाता है, तो वो हम 12th में बात करेंगे। बट यहां पर जो इसका स्कोप है वो मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर आता है क्वांटम फिजिक्स। देखो इसको हम ये भी कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल होती है प्रीवियस वे में, क्लासिकल फिजिक्स। देखो क्लासिकल फिजिक्स भी होती है और मॉडर्न फिजिक्स भी होती है, ठीक है। तो ये मैं क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहा हूं। अब माइक्रो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या आ जाता है, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, तो देखिए बच्चे क्वांटम फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर हम क्या करते हैं, दो टाइप की फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। एक को कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स, एक को कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। देखो एटॉमिक फिजिक्स डील विद एटम्स, न्यूक्लियस फिजिक्स डील विद न्यूक्लियस। तो हम ये क्या कर सकते हैं,
तो न्यूक्लियर माइक्रोस्कोपिक देख लो, मैंने पहले कहा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तो कहने का मतलब हो गया कि एटम एंड न्यूक्लियाई एक चैप्टर होगा आपके 12th क्लास के अंदर, तो वहां पर आप जाकर वहां पर फिजिक्स को पढ़ोगे कि किस तरीके से फिजिक्स एटम्स में इन्वॉल्व हो रही है, न्यूक्लियस में कैसे हो रही है, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ फोटोन। देखो इलेक्ट्रॉन तो पढ़ा है, फोटोन का मतलब क्या होता है, लाइट, तो वहां पर फोटॉन्स के बारे में नेचर्स पढ़ोगे। तो इट्स ऑल अबाउट दीज आर द स्कोप्स ऑफ फिजिक्स। अब ये बात थी स्कोप की, अब हम बात करेंगे एक्साइटमेंट की। अगर हम बात करें एक्साइटमेंट की, तो बेसिकली हम फिजिक्स पढ़ते क्यों, देखो अब एक्साइटेड क्यों, अब यहाँ इतना चीजें समझ गए हो, इतनी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो अब आपको माइंड में आ रहा होगा यार, देखो अगर रेनबो बनता है तो क्यों बनता होगा, अगर बन रहा है ना क्यों बन रहा है। अब मैंने ट्रांसफार्मर की एग्जांपल दी, और भी देखो आपके सामने ये लाइट्स है, लाइट पर आप देखते हो, लाइट है तो आप वर्क कर सकते हो, फैन है हवा लेते हो, एसी की हवा लेते हो, तो ये सारा का सारा किसकी वजह से है, फिजिक्स की बदौलत है ना। तो कहने का मतलब सबसे पहली बात आती है कि डेली लाइफ के फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना फिजिक्स ही है ना, तभी तो हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। कि भाई ये आप बोलते हो, आप भाई सूरज से किरणें निकल रही है डिफरेंट डिफरेंट कलर की, जब रेनबो बन जाता है तो आपको एक्साइटेड होता है ना कि कैसे बनता है यार ये। तो बेसिकली सबसे पहली बात आ जाती है कि एक्साइटमेंट क्यों होती है इसमें। सबसे पहली बात डेली फिनोमेना, डेली हम कह सकते हैं डेली लाइफ फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना, ये भी क्या है, फिजिक्स की एक्साइटमेंट है ना। दूसरी बात, जब आप सोचोगे तो ऑब्वियसली बात है, उसके बाद आप क्या करोगे, लॉट ऑफ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, तो आप उस ऑब्वियसली बात है, तो एक्साइटेड रहता है ना इंसान, यार मैं बल्ब बनाता हूं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लोगे, फिर आप उसे यूज करोगे। तो हमारे पास क्या आ गया, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। जब एक्सपेरिमेंट करोगे, ये भी क्या है, एक्साइटमेंट है फिजिक्स की। और उसके बाद क्या करोगे, जब आपने ये चीजें कलेक्ट कर ली, उसको यूज करोगे, विच मींस उसकी एप्लीकेशंस। और अगर हम एक और इसकी बात करें तो उसकी बदौलत, फिजिक्स की बदौलत हम पढ़ेंगे तो हम फ्यूचर भी देख सकते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, मैं ऐसा कह सकते हैं, जो मैंने पहले वर्ड ही बोला, फ्यूचर प्रेडिक्शन। देखो भाई, गूगल बाबा आपको बता भी देते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे, गूगल मैप के थ्रू आपको पहले से डिफाइंड हुआ होता है, वहां पर जाना है, आपका फ्यूचर है ना, कि हाँ मुझे रोड मैप पता चल गया। तो ये किसकी वजह से है भाई, फिजिक्स की बदौलत है। तो आइए अब अपन टॉपिक डिस्कस करते हैं किस तरीके से। देखो आपने क्या कहा, एक्साइटमेंट फिजिक्स की क्यों है, डेली लाइफ फिनोमेना की वजह से। हम कह सकते हैं कि अंडरस्टैंड करना, ये भी क्या खुद पे एक्साइटमेंट होती है ना कि यार मैं इसको पढ़ूंगा सीखूंगा। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट आ गई, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन। फ्यूचर प्रेडिक्शन में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया अभी, गूगल मैप्स इज द बेस्ट एग्जांपल। गूगल मैप होगा तो आप एक फाइनल डेस्टिनेशन में इजीली वे में पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका रोड मैप ऑलरेडी क्लियर है कि मुझे जाना कहां पर है, किस तरीके से जाना है। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन आ गई ना आपके सामने, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें लास्ट टॉपिक आज का, आप बोर ना हो गए हो, क्योंकि इट्स अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट ना, तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट को ऐसे बोरिंग भी कभी लगता है, फिर भी कोशिश करो, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक छोटी सी फिजिक्स जो है उसमें और टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। देखो मैं ऐसे रफली में वर्डिंग करता हूं, लिखता हूं टेक्नोलॉजी डॉक्टर टाइप में, है ना। तो अगर हम बात करें फिजिक्स की, न्यू फिजिक्स राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी, नया रिलेशन पढ़ोगे नई टेक्नोलॉजी बनेगी। फिजिक्स के अंदर नया कंसेप्ट पढ़ोगे ना तो नई टेक्नोलॉजी क्रिएट होगी ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फिजिक्स अगर नहीं होगी टेक्नोलॉजी भी नहीं बनेगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो फिजिक्स का कंसेप्ट भी क्या होगा, नया होगा। तो विच मींस ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बाप है, ठीक है ना। फिजिक्स इज द फादर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज द फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं न्यू फिजिक्स राइज न्यू
टेक्नोलॉजी। सर मुझे नहीं समझ आया क्या बोला आपने, न्यू फिजिक्स टेक्नोलॉजी न्यू राइट्स। जैसे अगर आप क्या करते हो, एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आपके पास था सिलिकॉन एक एलिमेंट है ना, सिलिकॉन से हमारे पास क्या जनरेट हुआ, सेमीकंडक्टर। देखो सिलिकॉन को आपने क्या किया, स्टडी की, तो आपके पास क्या बना, एक सेमीकंडक्टर। जब आप सेमीकंडक्टर के बारे में आपने काफी ज्ञान प्राप्त किया, काफी मतलब ज्ञान को गेन किया, तो आपके पास क्या बने, लैपटॉप बना, मोबाइल फोन बने। और जब ये चीजें बनी, टेक्नोलॉजी बनी, तो आपने सिलिकॉन के बारे में पढ़ा ना, विच मीन्स स्टडी जब आपने इसकी की, एक फिजिक्स का आइडिया इसमें बना। जब फिजिक्स का आइडिया हुआ तो सेमीकंडक्टर्स क्रिएट हुए, जब सेमीकंडक्टर्स क्रिएट हुए तो लैपटॉप बना, विच मीन्स टेक्नोलॉजी बनी। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि न्यू फिजिक्स राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। देखो बहुत सी, एक चीज अगर और एग्जांपल लेता हूं तो आपके पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ये हमारे पास क्या करती हैं, बहुत सी इंसानों को पता ही नहीं होता। देखो दीज आर एक ऐसी वेव्स होती है ना, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज मॉडर्न जमाना है, तो आप क्या बोलते हो, बीएसएनएल के वैसे भी नेटवर्क नहीं चलते, तो आप बोलते हो वायरलेस ब्रॉडबैंड ले लीजिए। तो वायरलेस वो कैसे काम करता था, कैसे बना वो, अगर आपने फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही नहीं पड़ी होती तो वायरलेस क्रिएट ही नहीं हो पाते। तो यहां से हमें ये पता चलता है ना कि हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में स्टडी की। जब हमने इसके न्यू आइडियाज लिए फिजिक्स के, तो हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी बनी, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रॉडबैंड कुछ भी कह दिया, या हम कह सकते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन हुआ। तो यहां से आप देख सकते हो, हम ऐसा कह सकते हैं, नीड ऑफ फिजिक्स गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें नीड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए तो हमारे पास न्यू आइडिया फिजिक्स के होने चाहिए। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि फिजिक्स हम पढ़ेंगे तो टेक्नोलॉजी क्रिएट होगी, और अगर टेक्नोलॉजी क्रिएट हुई या नहीं से नहीं, तो उसके लिए पक्का हमने क्या पढ़े होंगे, नए आइडियाज पढ़े होंगे फिजिक्स के। तो इस तरीके से फिजिक्स टेक्नोलॉजी के साथ लिंक हो रहा था। फिजिक्स के स्कोप मैंने कहे माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक आ गया स्मॉल ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारे पास मैंने एरियाज बताए कहां पर फिजिक्स का यूज होगा, कैसे पढ़ेंगे हम फिजिक्स हुआ। अभी मैंने जस्ट कुछ छोटी वेज में हम इसको डीपली स्टडी करेंगे डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर। तो बच्चे आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही रहेगा। होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।